सो हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द ब्रिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिक्स किस किस चीज़ से मिलके बनी होती है और जो चीज़ें उसके अंदर डली होती हैं वो क्या क्या काम आती है। तो देखो, ब्रिक्स जो होती हैं उनके अगर मैं कंपोजिशंस की बात करूँ तो सबसे पहले आप देखोगे सिलिका उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। और मैं आपको बताऊं कि सिलिका सबसे ज़्यादा मात्रा में क्यों प्रेजेंट होता है। क्योंकि जब हम ब्रिक बनाते हैं तो हम मिट्टी ना ज़मीन से उठाते हैं, तो ज़मीन से उठाई हुई मिट्टी के अंदर सिलिका ऑलरेडी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई यू कैन से द अमाउंट ऑफ सिलिका इन ब्रिक 50 से 60% होगा। उसके बाद में और क्या होगा, एलुमिना होगा। इनका काम क्या क्या होता है वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो एलुमिना 20 से 30% आपका प्रेजेंट होना चाहिए एक स्टैंडर्ड ब्रिक के अंदर। ये कम और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। कम और ज़्यादा क्यों करते हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम इनको कम और ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम एक स्टैंडर्ड कंपोजिशंस की बात कर रहे हैं। तो जो एलुमिना की परसेंटेज है वो 20 से 30% होनी चाहिए। आयरन ऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ आयरन जो कि 5 से 6% आपको प्रेजेंट होना चाहिए। और लाइम होना चाहिए, लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वो 4 से 5% इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। मैग्नीशिया जो कि 1% से कम रहना चाहिए। तो ये है होता है मेजर कंपोजिशन। अब क्या होता है कि कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाती है किसके बीच में, कि सीमेंट के कंपोजिशंस के बीच में और ब्रिक के कंपोजिशंस के बीच में। तो मैं एक तरफ आपको यहाँ पे सीमेंट के कंपोजिशंस के बारे में बता देता हूँ, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। देखो, सीमेंट के अंदर जो कंपोजिशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ प्रेजेंट होगी। ठीक है, जैसे ब्रिक के अंदर हमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ देखने को मिल रही है ना। तो यहाँ पे हमें सिलिका देखने को मिल रही है। तो आपको जो सीमेंट होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको लाइम देखने को मिलेगी, क्योंकि लाइम से ही आप सीमेंट को बनाते हो, जो कि आपकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी सबसे अच्छी देगा। तो लाइम कितने % होगी आपके पास में सीमेंट के अंदर, हमें 62 से 67% आपका लाइम प्रेजेंट होता है सीमेंट के अंदर। उसके बाद में सीमेंट में कौन सी चीज़ प्रेजेंट होगी, लाइम के बाद में हमें मिलेगा, लाइम के बाद हमें यहाँ पे सिलिका मिलेगा। ठीक है, ये मैं सीमेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ कि आपका कन्फ्यूजन ना हो। तो सिलिका जो होगी वो प्रेजेंट होगी आपकी 17 से 25% के बीच में। 17 to 25% आपकी सिलिका प्रेजेंट होगी सीमेंट के अंदर। उसके बाद में एलुमिना जो होगा, एल्युमिनियम जो होगा, वो कितना एलुमिना प्रेजेंट होगा सीमेंट के अंदर। तो यहाँ पे जो एलुमिना है वो 20 से 30% प्रेजेंट होता है। यहाँ पे 3 से लेके और 8% तक आपका सीमेंट के अंदर एलुमिना है। इसलिए डोंट कंफ्यूज विद द ब्रिक के कंपोजिशन एंड सीमेंट के कंपोजिशन एक साथ, इसीलिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ एक ही है आपके पीपीटी के अंदर। नेक्स्ट आपका कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम भी बोलते हैं, CaSO4। कितना होता है यहाँ पे 3 से 4% तक आपका कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट होता है। आयरन ऑक्साइड जो होता है वो Fe2O3 कितना प्रेजेंट होता है सीमेंट के अंदर, Fe2O3, जो कि 3 से 4% ही आपका आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होगा। तो आयरन ऑक्साइड के बाद में और क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशिया सल्फर। तो आप बोल सकते हो मैग्नीशिया जो कि आपका 1 से 3% होता है, और सल्फर जो कि आपका 1 से 3% होता है। उसके बाद में एल्कलीज भी होते हैं यहाँ पे। एल्कलीज कुछ नहीं होते, एल्कलीज को आप बोल सकते हो K2O, या फिर आप बोल सकते हो Na2O, मतलब पोटेशियम और सोडियम के ऑक्साइड्स होते हैं। कितने % होते हैं आपके, लेस देन 1%, 1% से कम, मतलब 0.3 से 1% के बीच में होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सिलिका जो होता है वो 50 से 60 होता है, सबसे ज़्यादा सिलिका प्रेजेंट होता है ब्रिक के अंदर। और लाइम सबसे ज़्यादा सीमेंट के अंदर लाइम प्रेजेंट होता है। सिलिका यहाँ पे 17 to 25 होता है, और यहाँ पे लाइम 4 से 5% ही प्रेजेंट होता है। तो दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, दैट्स वाई आई राइट एवरीथिंग हियर। लेट्स मूव फर्दर। अब एक एक को हम देखेंगे कि एलुमिना जो होता है वो ब्रिक के अंदर क्या क्या काम करता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट द सीमेंट्स, अब जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में आपकी वीडियो पड़ी हुई है। तो एलुमिना जो होता है वो उसका मेजर फंक्शन क्या होता है। तो एलुमिना का अगर मैं ब्रिक के अंदर फंक्शन देखूँ, जो कि कितना % से कितना % मैंने बताया था आपको, 20 से 30% तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, एलुमिना सबसे ज़्यादा तो सिलिका ही होता है, लेकिन एलुमिना का जो 2 काम होते हैं मेजरली, पहला प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि जब आप मिट्टी को निकालो, उसमें पानी मिलाओ, तो पानी मिलाने से उसको सांचे में डालने तक, मतलब मोल्ड करने तक, उसकी एक प्लास्टिसिटी, एक मुड़ने की एक प्रॉपर्टी बनी रहे, वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मुड़ जा सके, इजीली वो शेप ले सके, शेप और साइज आप उसको दे सको। तो सबसे ज़्यादा इम्पार्ट प्लास्टिसिटी आपका एलुमिना करता है, जो कि 20 से 30% तक प्रेजेंट होता है आपके एक अच्छे ब्रिक के अंदर। ठीक है, अब एक और काम होता है एलुमिना का। देखो, जितना ज़्यादा एलुमिना होगा, सीमेंट के अंदर भी ये फायर रेजिस्टिंग का काम कर रहा था, कि अगर आपको एक ऐसी ब्रिक बनानी है जिसके अंदर जो ब्रिक सबसे ज़्यादा फायर को रेजिस्ट कर पाए, उसके अंदर हम एलुमिना का इंक्रीज कर देते हैं
30 से 35 तक उसको बढ़ा देते हैं। मतलब अगर आप एल्यूमिना बढ़ा देते हो तो फायर रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है आपकी ब्रिक की। अगर ये ज़्यादा मात्रा में मिल जाए, मतलब 35 से भी कुछ ज़्यादा ही अगर आप डाल दो, तो ये क्या करता है, श्रिंकेज कर देता है, मतलब श्रिंक कर देता है। आपकी जो साइज़ होती है मोल्ड के अंदर वो छोटी हो जाती है, ब्रिक जो होती है वो छोटी हो जाती है और ड्राई करने के बाद में। उसके बाद में सिलिका की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा होता है आपका 50 से 60% के बीच में आप सिलिका डाल सकते हो। तो ये क्या करता है, सिलिका अगर आपने डाला है तो ये क्रैकिंग को प्रिवेंट करता है, श्रिंकिंग को प्रिवेंट करता है और एक यूनिफॉर्म शेप और साइज़ आपको प्रोवाइड करता है। याद रखना, यूनिफॉर्म शेप एंड साइज़ आपको देगा। अगर ये एक्सेस मात्रा में प्रेजेंट हो जाए तो एक कोहेशन को, मतलब मैं इजीली समझाता हूँ, अगर सिलिका ज़्यादा डाल दोगे तो आपकी जो 50-60% से ज़्यादा डाल दिए तो आपका जो ब्रिक होगा वो हद से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। मतलब हद से ज़्यादा उसके अंदर ब्रिटलनेस आ जाएगी। तो एल्यूमिना आप कितना रखते हो, 20 से 30% रखते हो, और 30% से आप 35% तक भी ले जा सकते हो। किस चीज़ के लिए, इसको फायर रेजिस्टिंग ब्रिक बनाने के लिए। लेकिन जो सिलिका होता है वो 60% तक ही आपको रखना है, जो कि आपको यूनिफॉर्म शेप देने के काम आता है और ये प्लास्टिसिटी देने के काम आता है और एक फायर रेजिस्टिविटी भी मतलब प्रोड्यूस करता है। सुखाने के बाद में अगर ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो श्रिंकेज क्रिएट करता है, ये ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो ब्रिक को बहुत ज़्यादा ब्रिटल बना देगा। तो दिस इज़ द थिंग विच यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। उसके बाद हम 4 से 5% की लाइम के ऊपर आते हैं। यहाँ पे लाइम जो होता है CaO, आपको पता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। सीमेंट के अंदर लाइम सबसे ज़्यादा होता था 62 to 67%, और यहाँ पे 4 से 5% लाइम प्रेजेंट होता है ब्रिक के अंदर। ये श्रिंकेज से बचाता है, क्या करता है, श्रिंकेज से बचाता है। मैक्सिमम जो इंग्रेडिएंट है वो श्रिंकेज से बचाते हैं। अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है ब्रिक। अगर आपने लाइम को इंक्रीज़ कर दिया बहुत ज़्यादा तो आप टाइम के साथ में आपकी जो ब्रिक्स होती है वो मेल्टिंग की प्रोसेस में आ जाती हैं। तो याद रखना, इसका काम होता है श्रिंकेज से बचाना। ज़्यादा हो गया 5% से तो ये मेल्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से इसकी जो लेयर्स होती है ब्रिक्स की वो हटने लगती है। उसके बाद आपका आयरन होता है। आयरन किस फॉर्म में डाला जाता है, आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में डाला जाता है। क्या काम करता है, आयरन ऑक्साइड का बेसिक काम जो होता है वो लाइम को सिलिका से मिलाने का काम होता है। अगर लाइम को सिलिका को दोनों को रखोगे वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा आयरन ऑक्साइड डालोगे। तो आयरन ऑक्साइड डालने की वजह से वहाँ पे एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है आयरन ऑक्साइड, फिर वो उसको मिलाने का काम करता है। कितना परसेंट डाला जाता है आयरन ऑक्साइड, 5 से 6% आप आयरन ऑक्साइड डालोगे, 5 से लेके 6% तक। तो याद रखना है, लाइम जो होता है वो क्या काम करता है, आपकी श्रिंकेज से बचाता है, और आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है जो कि लाइम को सिलिका से मिलाने का काम करता है। क्वेश्चन आए कि लाइम को सिलिका से मिलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आयरन ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग द लाइम एंड सिलिका। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट इज द मैग्नीशिया। मैग्नीशिया 1% से कम डाला जाता है, ये येलोइश कलर देता है। देखो, आयरन ऑक्साइड का एक और काम था, ये रेड कलर देता था, है ना। अगर कोई पूछे कि रेड कलर क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ द आयरन ऑक्साइड, जो कि आपका 5 से 6% होता है, और लाइम जो होता है वो 4 से 5% होता है, ठीक है। मैग्नीशिया 1% से कम होता है, 1% से भी कम होता है। तो लाइम जो होता है वो आपने देखा क्या काम करता था, श्रिंकेज से बचाता था, और ज़्यादा हो जाता था तो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता था। मैग्नीशिया जो होता है वो येलोइश कलर देता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या करेगा, ये प्रिवेंट करता है श्रिंकेज से। अगर ज़्यादा हो जाए तो डिके करेगा, वही मेल्टिंग जैसा ही कुछ बिहेवियर ये भी शो करेगा। तो लाइम के अंदर भी यही हो रहा है। देखो, लाइम मैंने बताया 4 से 5% हुआ, आयरन ऑक्साइड 5 से 6% हुआ, तो सबसे ज़्यादा सिलिका होता है। उसके बाद में सिलिका के बाद एल्यूमिनियम होता है 20 से 30%। उसके बाद में आयरन ऑक्साइड होता है, उसके बाद में लाइम होता है, उसके बाद में आपका कौन होता है, उसके बाद में मैग्नीशिया होता है 1% से कम। ये काम क्या क्या होते हैं मैंने बता दिया कि मेल्ट करने का काम आपका लाइम करता है, श्रिंकेज से बचाने के लिए सारे ही मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर मैं पूछूँ कि सबसे ज़्यादा ब्रिटलनेस कौन पैदा करता है एक्सेस में होने पर, तो सिलिका। अब देखो यहाँ पे तो मैंने एक टेबल बना के बता दिया कि इतना % होता है, उसका काम ये होता है। तो देखो, सबसे पहले सिलिका जो होता है वो 50 से 60% होता है, उसके बाद एल्यूमिना होता है, उसके बाद लाइम होता है, उसके बाद में यहाँ बोल सकते हो कि 5 से 6 आयरन ऑक्साइड होता है, उसके बाद में मैग्नीशिया होता है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो लाइम और आयरन ऑक्साइड एक जैसे ही परसेंटेज पे प्रेजेंट होते हैं। काम क्या होता है, फ्यूज़ करने का काम होता है, मटेरियल्स को बाइंड पार्टिकल्स को टुगेदर ये एक सीमेंटिंग प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए पार्टिकल्स को एक साथ बांधने का काम भी लाइम का होता है। आयरन ऑक्साइड का काम क्या करता है, लाइम और सिलिका को बाइंड करने का काम आयरन ऑक्साइड करता है, और रेड कलर प्रोवाइड करने का, ये येलो कलर प्रोवाइड करने का काम मैग्नीशिया का होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है मात्रा में प्रेजेंट, तो सिलिका सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम कौन होता है, उससे ज़्यादा आपका एल्यूमिना होता है। उससे कम प्रेजेंट कौन होता है, एल्यूमिना के बाद में आपका
प्रेजेंस होता है आपका 6% तक आयरन ऑक्साइड, आयरन बोल सकते हो। उससे कम कौन होता है, उसके बाद आयरन के बाद में आपका CaO मतलब लाइम आता है, और उससे सबसे कम कौन होता है, तो मैग्नीशियम सबसे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट सिलिका, उससे कम एल्यूमिना, उससे कम आयरन। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। ये कितना होता है, सिलिका आपका 50 से 60% तक प्रेजेंट होता है। एल्यूमिना जो होता है वो 35 तक होता है। अगर आपको हाई फायर रेजिस्टेंस चाहिए तो 20 से लेके 35% तक आप डाल सकते हो। आयरन जो होता है 5 से 6% तक होता है। उसके बाद में आपका लाइम होता है, लाइम कितना होता है, 5 से 4% तक, 4 से 5% तक। लाइम के बाद मैग्नीशिया होता है जो कि आपका 1% से कम होता है। तो लाइम का काम क्या होता है, लाइम बाइंड करता है और एक तरीके से एक श्रिंके से बचाने का काम करता है। और आयरन ऑक्साइड का काम होता है रेड कलर देना, और सिलिका को लाइम से मिलाने का काम भी कैटलिस्ट की तरह आयरन ऑक्साइड करता है। एल्यूमिना प्लास्टिसिटी देता है, ज़्यादा हो जाता है एल्यूमिना तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर श्रिंकेज आ जाती है। और एल्यूमिना एक फायर रेजिस्टिविटी भी आपको प्रोवाइड करता है। आई होप आपको सारे फंक्शन समझ आ गए होंगे। सिलिका सबसे ज़्यादा, एल्यूमिना उससे कम आयरन, उससे कम लाइम, उससे कम मैग्नीशिया। आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन, सिलिका सबसे ज़्यादा जो कि 50 से 60% होता है, एल्यूमिना उससे कम जो कि 20 से 30% होता है, आयरन ऑक्साइड उससे कम जो कि आपका आप बोल सकते हो 5 से 6% होता है, लाइम उससे कम जो कि आपका 4 से 5% होता है, मैग्नीशिया सबसे कम। और मैग्नीशिया इसलिए प्रेजेंट होता है कि थोड़ा सा येलो टिंट मिले आपको। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गई, ये परसेंटेज हो गई। सीमेंट के अंदर क्या क्या होता है वो भी आपको याद रखना है, जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कभी भी। देखो सीमेंट के अंदर लाइम सबसे ज़्यादा होता है, जो कि देखो सबसे ज़्यादा लाइम के अंदर मतलब सीमेंट के अंदर लाइम होता है कितना, 62 to 67%। और वही लाइम आपका अगर मैं ब्रिक में देखूँ तो कितना परसेंट होता है, सिर्फ 5% तक होता है, जो कि आपका सिर्फ 5% तक प्रेजेंट होता है। और सिलिका यहाँ पे कितना परसेंट होता है, यहाँ पे सिलिका आप 17 से 25 मान लो, यहाँ पे आप 50 से 60% पकड़ लो। उसके बाद में यहाँ पे एल्यूमिना 3 से 8% होता है, यहाँ पे 20 से 30% या 35% तक भी एक्सटेंड हो जाता है। उसके बाद में CaSO4 जिप्सम जो कि आपको डालना ही होता है, जो कि एक तरीके से ब्रिक में प्रेजेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ को घटा देता है कि सेट जल्दी ना हो सीमेंट, इसलिए होता है। अगर ऐसा हम ब्रिक में डाल दे तो ब्रिक की जो मोल्ड होगी वो रखी रहे, बहुत दिन हो जाएंगे उसको रखे हुए। उसके बाद में यहाँ पे आयरन जो होता है वो कितना होता है, वो भी आपका जिप्सम के बराबर ही होता है, 3 से 4%। और यहाँ पे जो आयरन होता है वो 5 से 6% होता है। उसके बाद मैग्नीशिया होता है 1% से कम, और यहाँ पे 1 से लेकर 3% तक होता है। सल्फर भी नहीं प्रेजेंट होता ब्रिक में, यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट होता है जो कि 1 से 3% तक होता है। एल्कलीज नहीं प्रेजेंट होती, एक तरीके से इंप्योरिटीज होती हैं फॉर ब्रिक्स। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है यार, ठीक है। इनके फंक्शन याद रखना है, इनके कितना परसेंटेज होता है वो। अब कुछ हार्मफुल ब्रिक्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि हार्मफुल होते हैं किसी भी एक ब्रिक के लिए। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट अगर मैं बात करूं तो लाइम। देखो लाइम होता है एक तो CaO, ये तो चलेगा, इसका तो काम ही क्या है, ये एक तरीके से बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है पार्टिकल्स के बीच में। और आयरन कितना परसेंट होता है लाइम, परसेंटेज याद रखनी है आपको यार, है ना, घुमा फिरा के परसेंटेज याद करवा रहा हूँ मैं आपको। 4 से लेके 5% तक लाइम होता है। लेकिन लाइम तो ठीक है, लेकिन CaO को अगर मैं H2O से मिला दूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। इसको स्लेक्ट लाइम होता है। अगर स्लेक्ट लाइम अगर आपने डाल दिया ब्रिक के अंदर तो वहाँ पे स्लेकिंग होगी, ब्रिक आपकी मजबूत नहीं बनेगी, स्ट्रेंथ जो चाहिए वो नहीं आएगी। आयरन तो ठीक है, Fe2O3 होता है ब्रिक के अंदर, कितना, 5 से 6% तक। काम क्या होता है, एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम करता है, बाइंडिंग अच्छा देता है सिलिका और लाइम के बीच में। ओके, सिलिका और लाइम के बीच में एक अच्छा आपको बाइंडिंग प्रोवाइड करता है Fe2O3। लेकिन अगर ये पायराइट की फॉर्म में प्रेजेंट हुआ तो ये ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा पार्टिकल्स को। एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलीज का मतलब होता है कि आपके सोडियम के ऑक्साइड और पोटेशियम के ऑक्साइड्स को हम एल्कलीज बोलते हैं। ये ऑक्साइड्स जो होते हैं वो आपका क्या करते हैं, Na2O यहाँ लिख दिया मैंने, K2O यहाँ लिख दिया। ये ऑक्साइड्स बेसिकली आपका अगर ऑक्साइड्स की मात्रा ज़्यादा होगी तो एफ्लोरोसेंस ज़्यादा होगी। एफ्लोरोसेंस क्या होता है अभी हम समझेंगे। आपने, अगर मैं कॉमन एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं ना ईंट पे, उसको एफ्लोरोसेंस एल्कलीज की वजह से होता है। ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होना चाहिए, उससे स्ट्रेंथ कम हो जाती है। वेजिटेटिव मैटर भी नहीं होना चाहिए, वेजिटेबल्स होंगे तो भी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। स्टोन और पेबल्स भी नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए स्टोन एंड पेबल? फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्रिक है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक स्टोन है, आपने लगा दी इस ब्रिक को, मान लो 5-6 स्टोन ऐसे थे, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, ठीक है, छोटे छोटे स्टोन हैं। कुछ दिन बाद में स्टोन निकल के गिर गया, बाहर आ गया, स्टोन क्या हो गया, बाहर आ गया ब्रिक से। तो यहाँ पे एक क्या आ जाएगी, कैविटी आ जाएगी, और वो कैविटी इस ब्रिक की स्ट्रेंथ को लूज कर देगी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो 4 स्टेप कैरी आउट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ द क्ले, क्ले को बनाना। क्ले क्या होता है? क्ले वो एक पेस्ट होता है जिसकी वजह से ब्रिक बनती है, और उसके अंदर ही इंग्रेडिएंट्स होता है। क्या? क्ले ही के ही इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। स्टैंडर्ड ब्रिक के अंदर क्या होता है? सिलिका का होता है 50 से 60, दोबारा बता रहा हूँ, एल्यूमिनियम का 20 से 30 होता है। और उसके बाद में हमने देखा था कि आयरन का होता है, आयरन ऑक्साइड का कितना होता है? 5 से 6%। आयरन के बाद में लाइम का देखा था जो कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है 4 से 5%। आयरन ऑक्साइड्स के बाद में हमने देखा था मैग्नीशिया का 1% से कम होता है। तो उस क्ले के ही इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले, क्ले बनाते हैं सबसे पहले, फिर उसको मोल्ड करते हैं, सांचे में डालते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसके बाद में उसको बर्न करते हैं, फिर आपको मिल जाती है। तो सबसे पहला स्टेप देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले कैसे की जाती है। सबसे पहले अनसॉइलिंग करते हैं। अनसॉइलिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये कोई एक ग्राउंड फ्लोर है, मतलब कोई एक ऐसी जगह जहाँ से आप मिट्टी निकालना चाहते हो, ज़मीन से ही निकालते हैं आप ब्रिक बनाने के लिए मिट्टी, जाते हो और 20 सेंटीमीटर तक खुदाई करते हो। कितने? 20 सेंटीमीटर तक। और उसके बीच नीचे जो 20 सेंटीमीटर के नीचे जो सरफेस आती है ना, उस सरफेस से मिट्टी खोदना स्टार्ट करते हो, उस सरफेस से मिट्टी खोदना स्टार्ट करते हो। तो जो पहला स्टेप होता है अनसॉइलिंग, उसका मतलब यही है कि 20 सेंटीमीटर की मिट्टी को आप रिमूव कर दो। अब अनसॉइलिंग के बाद में कितने सेंटीमीटर तक हम खोद सकते हैं? तो 60 सेंटीमीटर तक आप मिट्टी को खोद के बाहर निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि 20 के बाद कितने अंदर तक हम खोद सकते हैं? तो 60 सेंटीमीटर तक आप डग आउट कर सकते हो आपकी सॉइल को। तो दिस प्रोसेस 20 सेंटीमीटर की मिट्टी को निकालना, इसको ही हम अनसॉइलिंग करना बोलते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनसॉइलिंग? व्हेन यू रिमूव द 20 सेंटीमीटर सॉइल, उसके बाद डिग करना मतलब खोद के मिट्टी को बाहर निकालना, उसके बाद क्लीन करना, उसके अंदर इम्प्योरिटीज, पेबल्स, स्टोन, उसको हटाना। वेदरिंग मतलब धूप में उसको सुखा देना जिससे थोड़ा सा मॉइस्चर भी आ जाए उसके अंदर। ब्लेंड करना, ब्लेंड मतलब जो जो चीज़ें ज़रूरत है वो मिला देना। उसके बाद टेम्परिंग करना, टेम्परिंग का मतलब होता है कि आप उसको पग मिल से आप उसको जो आपने चीज़ डाली है वो अच्छे से एक एक पार्टिकल्स के बीच में मिल जाएं। तो हम देखेंगे अनसॉइलिंग को। तो अनसॉइलिंग इज अ प्रोसेस इन विच द टॉप 20 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल रिमूव्ड एज द पार्ट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू कैरी आउट द क्लीन ऑफ द सॉइल। तो मैंने बताया कि अनसॉइलिंग का मतलब है 20 सेंटीमीटर तक ऊपर वाली सॉइल को हटाने के बाद में आप डिग करना स्टार्ट करते हो, खोदना स्टार्ट करते हो। डिग आउट कर लिया, 60 सेंटीमीटर तक हम डिग कर सकते हैं, 60 से 120 सेंटीमीटर तक जा सकते हैं। क्लीन करने का मतलब जितने भी आपके ऑर्गेनिक स्टोन पेबल्स हैं उनको निकाल के हटा देना उस सॉइल में से। उसके बाद वेदरिंग, वेदरिंग में क्या होता है? हम इसको एक्सपोज कर देते हैं एटमॉस्फेयर से, जिससे क्या होता है कि एक सॉफ्टनिंग आ जाती है, सॉइल थोड़ी सॉफ्ट बन जाती है। फिर ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड का मतलब है जो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, बहुत ज़रूरी होती है, उनको हम मिला देते हैं। कि भाई मान लो एल्यूमिना कम है, 35% से कम है, 20% से कम है, हमें फायर रेजिस्टिंग ब्रिक बनानी है, तो हम इस ब्लेंडिंग के प्रोसेस में ही उसके अंदर एल्यूमिना डाल देंगे। तो आपको दोबारा से मैं इंग्रेडिएंट याद दिला देता हूँ। सिलिका होता है 50 से 60%, एल्यूमिना होता है 20 से 30%, उसके बाद आयरन ऑक्साइड होता है आपका 5 से 6%, फिर लाइम होता है जो कि होता है 4 से 5%, फिर मैग्नीशिया होता है आपका 1% से कम। अगर इस प्रोपोर्शन में नहीं है तो ब्लेंडिंग में उनको डाल देते हैं। उसके बाद हम करते हैं टेम्परिंग, डाल दिया, मिला दिया ऊपर से। फिर टेम्परिंग का मतलब है मशीन में रख के एक एक पार्टिकल को पगमिल से, पगमिल एक मशीन होती है, कैसे दिखती है पगमिल? कुछ ऐसी दिखाई देती है आपकी पगमिल। इसमें डालने के बाद में ये घुमाया जाता है, घुमाने के बाद में सारी चीज़ें एक एक पार्टिकल से जॉइंट हो जाती है, मिल जाती हैं। उसके बाद मोल्डिंग, ये तो हो गया क्ले की प्रिपरेशन। अब मोल्डिंग, मोल्डिंग मतलब कि सांचे में उस क्ले को डाल के सुखाना। हम क्या करते हैं, एक मोल्ड लेते हैं, एक सांचा लेते हैं जिसकी साइज़ 8 से 12% आपकी ब्रिक की साइज़ से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तो एक स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक निकल के आएगी ना। और मोल्डिंग दो तरीके से हो सकती है, एक तो हैंड मोल्डिंग, एक होता है मैनुअली और एक होता है मशीन से। तो मोल्डिंग जो होती है, हैंड मोल्डिंग, वो एक छोटे स्केल पे की जाती है, मशीन से थोड़ी लार्ज स्केल पे जब हमें ब्रिक चाहिए होती है। हैंड मोल्डिंग क्या होती है, इसको देखो ध्यान से। दो तरीके से हैंड मोल्डिंग होती है, ग्राउंड पे रख के, जिससे आपको यूनिफॉर्म शेप नहीं मिलती है, क्योंकि ज़मीन बिल्कुल स्ट्रेट थोड़ी ना होगी, ज़मीन कहीं से ऊंची कहीं से नीची होगी। तो ग्राउंड मोल्डिंग नहीं करते हैं, अब छोड़ दो। टेबल मोल्डिंग तो एटलीस्ट आपको करनी चाहिए। इस पर क्या होता है, एक टेबल होती है, उस टेबल पे इस प्रोसेस को आप करते हो। इसको इस तरीके से देखो ध्यान से, क्ले डाला, क्ले से इसको हटाया, फिर निकाल लेना। तो दिस इज कॉल्ड द मोल्डिंग। ये किस पे हो रही है? ग्राउंड पे हो रही है। लेकिन अभी हम टेबल पे एटलीस्ट मोल्डिंग करते हैं, मैनुअली भी। मशीन मोल्डिंग दो तरीके से होती है, एक सूखी मिट्टी के साथ में और एक पेस्ट बना के,
मिट्टी के साथ में, जिसको प्लास्टिक क्ले बोलते हैं, जिसको पेस्ट बना के आप मशीन में डालते हो क्ले को, उसको प्लास्टिक क्ले मशीन बोलते हैं। जिसमें सूखी मिट्टी और एक तरफ पानी डाल देते हैं उसको ड्राई क्ले मशीन बोलते हैं। कुछ इस तरीके से होती है, वो अपने हिसाब से पानी ले लेती है ड्राई क्ले वाली कंडीशन में। अब बन गई भाई साहब मोल्ड से ब्रिक की स्ट्रक्चर। अब उसको ड्राई करते हैं। ड्राई का मतलब होता है कि उसको थोड़े दिन के लिए आप सुखाने के लिए वेदर में, मतलब पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करके रख देते हो। कितने दिन के लिए? फ्यू वीक्स के लिए, 2 हफ्ते के लिए रख दिया। इसमें क्या है कि जो पानी है वो 2% पानी उड़ जाता है, ठीक है। और इसके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है, कितनी? 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेके 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक स्ट्रेंथ आपको ड्राइंग के दौरान ही मिल जाती है। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि ड्राइंग में आपको कितनी स्ट्रेंथ मिल सकती है मैक्सिमम, तो 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है। बर्निंग में क्या होता है? सुखाने के बाद 2% पानी उड़ाने के बाद में हम बहुत बड़ी भट्टी में लाके इसको रख देते हैं। इसके बाद भी हार्ड होता है, गर्म होता है, बर्न होता है। कितनी टेम्परेचर तक होना चाहिए? एटलीस्ट आपको 900 से 1200 डिग्री टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। आपको पता है सीमेंट को कितना देते थे? 1400 डिग्री सेल्सियस क्लिंकर्स ऑफ द सीमेंट देते थे। अब देखो क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक्स क्या क्या होनी चाहिए? कम से कम टेबल मोल्डेड होनी चाहिए, शुड बी यूनिफॉर्म इन शेप। सबको पता है कि जब इसको स्टक करे, बजाएं 2 ईंटों को पकड़ के, तो वो मेटेलिक साउंड, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि 2 लोहे की रोड को बजा रहे हो। ब्रिक्स शुड बी फ्री फ्रॉम द वॉइड्स। वॉइड्स नहीं होने चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए अंदर, ज़्यादा छोटे छोटे वॉइड्स, बड़े बड़े वॉइड्स नहीं होने चाहिए। कम से कम पानी पीना चाहिए ब्रिक का, सीधी बात है। वॉइड नहीं होंगे तो कम से कम पानी पिएगी, मतलब जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन उतनी बेकार ब्रिक। शुड नॉट पॉजेस द स्टेन, मतलब गंदगी, मतलब एफ्रोसेंस नहीं दिखना चाहिए सरफेस पे। अब जब आप स्क्रैच करो फिंगर से, मतलब आपको मान लो ये कोई ब्रिक दे दी मैंने और आपने इसको रगड़ा, अगर स्क्रैच दिख रहा है तो वो बेकार ब्रिक है, उसकी सरफेस जड़ के गिर जाएगी। अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स किस तरीके से यूज़ की जाती है। ब्रिक्स आर वाइडली यूज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। बहुत अलग अलग पर्पस से यूज़ की जाती है। पहले देखो गुड क्वालिटी ब्रिक्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक और सेकेंड क्लास ब्रिक। ये तो चलो ठीक है, ये तो हम अच्छे अच्छे काम में यूज़ करते हैं। लेकिन एक होती है आपकी थर्ड क्लास ब्रिक, इसको यूज़ नहीं भी करते हैं और कई जगह इसको यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे आपको टेम्परेरी स्ट्रक्चर चाहिए होता है। थर्ड क्लास अनबर्न्ड ब्रिक आर यूज टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स। ओके, ब्रिक्स ऑल्सो आर यूज द आर्किटेक्चरल पर्पस टू गिव द एस्थेटिक अपीयरेंस टू द स्ट्रक्चर। अभी क्या चल रहा है आपने देखा होगा, जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह होता है उसके अंदर हम पेंट नहीं करते ना पुट्टी करते, हम ब्रिक लगाते हैं बढ़िया वाली, और वो बहुत अच्छी दिखती है। तो ब्रिक का आजकल यूज़ होने लग गया एस्थेटिक लुक में भी। पहले स्ट्रेंथ देने के लिए ब्रिक होती थी, अब स्ट्रेंथ एज वेल एज एक लुक के लिए भी ब्रिक को यूज़ करने लगे। तो जो लुक के लिए जो ब्रिक यूज़ की जाती है वो आपकी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, एज वेल एज उसका जो सरफेस होना चाहिए वो लुकिंग में अच्छा होना चाहिए, अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, वो पैटर्न अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका टेस्ट करते हैं हम ब्रिक के ऊपर। तो सबसे पहला टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन टेस्ट। क्या होता है एब्जॉर्प्शन टेस्ट? इसके अंदर क्या करते हैं कि एक ईंट ले लिया आपने, उसको आप बाल्टी में, मतलब उसका वेट कर लिया, एक ईंट ली, उसका वेट कर लिया W1, उसको 24 घंटे के लिए 24 आवर्स के लिए एक पानी में डाल दिया और फिर उसका वेट किया तो W2 आया। तो जो डिफरेंस होगा W2 ज़्यादा होगा, तो W2 माइनस W1 आना चाहिए ना, वो 20% आया ब्रिक के वेट का, तो वो फर्स्ट क्लास ब्रिक बोल दी जाती है। 22 या 22% आया तो ठीक है, 25% आया तो गुड। अगर 25% से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है ना, ज़्यादा पानी पी रही है आपकी ब्रिक, तो दिस इज़ द वर्स्ट ब्रिक एवर, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉइड है। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो हमने कुछ रेंज रखी हुई है फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड की। अगर गुड ब्रिक के लिए कोई बोले कि फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 20% वाटर एब्जॉर्प्शन इज़ गुड, समझ पा रहे हो? 20% वाटर एब्जॉर्प्शन इज गुड। 22 मतलब सेकंड क्लास। 25 जितना ज़्यादा पानी पीता जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी घटिया आपकी स्ट्रेंथ होगी, सीधी बात है कि वॉइड्स उतने ज़्यादा होंगे। 24 आवर्स के लिए है ये कंडीशन। नॉट मोर देन 20% से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए ब्रिक को, फर्स्ट क्लास ब्रिक को। और जो सबसे बेस्ट ब्रिक होती है जिसको हैवी ड्यूटी ब्रिक बोलते हैं, उसको तो नहीं पीना चाहिए पानी, 5% तक पिएगी तो चलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जितना ज़्यादा पानी पिएगी उतनी बेकार ब्रिक, बस सीधी बात। अब हम टेस्ट करते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। कंप्रेसिव मतलब कि उसको जो अगर दबाया जाए तो कितनी स्ट्रेंथ को अपने ऊपर खींच सकती है। लेट मी जूम, व्हाट इज़ द कंप्रेसिव? दिस इज़ द UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसके बीच में ब्रिक को रखा जाता है और दबाया जाता है और वहाँ पर रीडिंग ली जाती है न्यूटन पर mm स्क्वायर में या फिर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में।
तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब हम ड्राई करते हैं ना, ड्राई करते हैं उस टाइम पे आपको कम से कम एक ब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी होती है, 1.5 से लेके 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक उसकी स्ट्रेंथ मिल जाती है। ठीक है, अगर दुनिया में कोई भी ऐसी ब्रिक है जो ब्रिक बर्न होने के बाद में 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से पहले ही टूट जा रही है, 3 एमएम न्यूटन से पहले, मतलब 3.5 टूटी तो गुड, 3 एमएम से पहले ही टूट जा रही है, तो ऐसी ब्रिक ब्रिक नहीं है, वो ब्रिक के नाम पे गारा है, मतलब बेकार है, मड है बस वो एक। तो कम से कम 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, घटिया से घटिया वर्क करने के लिए 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का फोर्स तो सहने की क्षमता होनी चाहिए ब्रिक के अंदर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये आपको याद रखना है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैंने बता ही दिया। अब बात करते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक 10.5 न्यूटन, मतलब ज़्यादा, जितना ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सहन कर पाएगी ब्रिक उतनी अच्छी ब्रिक। 7.5 सेकंड क्लास, 5 और कम से कम 3.5 तो करनी ही चाहिए, 3 तो करनी चाहिए। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 10.5। इससे ज़्यादा हो तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम, इससे कम नहीं, कम से कम 10.5 इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सेकंड क्लास के लिए 7.5 और 5.5 या 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, है ना, इतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए याद रखना। और वाटर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट क्लास के लिए कितना था, 20%। इससे ज़्यादा पानी पी रही है तो सेकंड क्लास में आ जाएगी, तो कि 22% होता है। 25% का मतलब है कि वो थर्ड क्लास ब्रिक है। और अगर आपकी 25 से ऊपर है तो आपको यूज़ नहीं करना है उसको, समझ पा रहे हो ना। और 5% हैवी ड्यूटी ब्रिक के लिए होता है। तो ये होता है आपका नॉट लेस देन 10.5% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हार्डनेस क्या होती है आपको पता है, स्क्रैच अगर ना पड़े तो उसको हार्डनेस बोलते हैं। आपने नेल यहाँ पे रब किया, अगर स्क्रैच आ गया तो वो सॉफ्ट है। हार्डनेस अच्छी होनी चाहिए, नेल से आपको मार्क्स नहीं आने चाहिए। शेप और साइज कैसे टेस्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि सारी जो ईंटें हैं वो सेम साइज की और सेम शेप की, और उसकी जो एजेस होंगे वो शार्प एजेस की होनी चाहिए। ठीक है, समझे। जो ब्रिक की जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो कितनी होती है, 19 इंटू 9 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट आप बोल सकते हो, इतनी लेंथ, इतनी आप विड्थ बोल सकते हो, इतनी हाइट होती है एक ब्रिक की। और आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट कैसे हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि ब्रिक की शेप और साइज टेस्ट कैसे करते हैं। तो आप रैंडमली जाओ, पूरे के पूरे स्टोर में से 20 ब्रिक उठाओ। 20 ब्रिक उठाने के बाद में एक इस तरीके से क्या बनाना है आपको, एक क्यूबॉइड बनाना है। 20 ब्रिक को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख के एक क्यूबॉइड बना देना है। बना दिया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनाने के बाद क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर मेकिंग अ क्यूबॉइड विद 20 ब्रिक, 20 ब्रिक्स जो आपने ली उनको इस तरीके से मिला के रख देना है। व्हाट आफ्टर दिस, इसके बाद क्या, अब हमको क्या करना है कि जो साइज आनी चाहिए ना, जो आपने क्यूबॉइड बनाया है 20 ब्रिक का, वो उसकी जो लेंथ आनी चाहिए वो 392 मतलब 400 सेंटीमीटर तक आनी चाहिए। और 186 उसकी मैक्सिमम विड्थ आनी चाहिए, और 186 सेंटीमीटर उसकी हाइट आनी चाहिए। तो दीज आर द स्टैंडर्ड साइज, 392 और 186 मतलब 200 200 400 ऐसे याद रखो। ठीक है, तो ऐसे इसके स्टैंडर्ड वैल्यू आनी चाहिए। कलर कैसे चेक करेंगे, देखो आपने आंखों से देखना है, और ये इसका जो कलर होना चाहिए रेडिश ब्राउन होना चाहिए यार, बस ऐसे चेक कर लेंगे। साउंडनेस, अब देखो साउंडनेस सीमेंट में बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस को, लेकिन यहाँ पे साउंडनेस का मतलब किससे है, साउंड से ही है। मतलब क्या है, अगर आपने 2 ईंटों को एक दूसरे से स्टक किया, बिड़ाया, तो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो गुड ब्रिक। स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या करना है आपको, तोड़ देनी है एक ब्रिक को 1 मीटर से ऊंचाई, 1 मीटर से ज़्यादा ऊंचे से गिरा के तोड़ना है। तोड़ने के बाद में बीच से देखना है कि कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए, होमोजीनियस आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद एफ्लोरेसेंस क्या होती है, एफ्लोरेसेंस मैंने आपको बताया कि जो एल्कलीज प्रेजेंट होते हैं, जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं ब्रिक के अंदर, उसकी वजह से सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं, उनको ही हम एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। लेट मी जूम फॉर यू, देखो ये जो देख पा रहे हो ब्रिक है, इस पर स्टेन आ जाता है, वाइट कलर के धब्बे आ जाते हैं। अभी इसकी जो एफ्लोरेसेंस की वैल्यू होती है वो कितनी कितनी होनी चाहिए, वो देखना ज़रूरी है। देखो, अगर आपने एक ब्रिक ली, उसको आपने 24 आवर्स के लिए पानी में रखा और निकाला, और उसके अंदर जो वाइट कलर का जो धब्बा था वो 10% उसकी सरफेस पे आ रहा है, चलेगा, मतलब स्लाइटली ठीक है।
10 से 50% तक आ रहा है, 50% तक वाइट आ रही है तो भी ठीक है, लेकिन 50 से ऊपर जाते ही नहीं यूज़ करना हमें, ये हैवी है, सीरियस कंडीशन है, एफ्लोरेसेंस बहुत ज़्यादा है। तो 10 से 50% तक चलेगा, बोल सकते हो 0 से 50% तक एफ्लोरेसेंस चलेगा, उसको आप ओके करके आगे प्रोसीड कर दोगे। लेकिन 50 से ज़्यादा अगर एफ्लोरेसेंस है, 50% से ज़्यादा सरफेस पे एफ्लोरेसेंस है तो फिर नहीं चलेगा यार, ठीक है। तो 10 से 50% इज़ गुड, बट मोर देन 50 इज़ नॉट गुड। आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से हियर, कि 10 से 50%, देखो 10 तो वेरी नाइस, उससे कम वेरी वेरी नाइस, लेकिन 10 मैक्सिमम है, ठीक है। सरफेस कितना कवर कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि ऐसी क्ले बनाने के बारे में जो कि आग से हमें बचाएगी। मतलब ईंट बनाने से पहले क्ले बनाते हैं, तो ऐसी क्ले बनाओ जिससे जो ईंट बने वो आग में ना जले। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एल्यूमिना को बढ़ा दो, 35 तक बढ़ा दो और लाइम को कम कर दो, तो क्या होगा, तो आपकी एक ऐसी क्ले बन के आएगी जिससे जो ब्रिक बनेगी वो बेस्ट होगी, मतलब फायर रेजिस्टेंस होगी। तो फायर रेजिस्टेंस ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, 5 से 10। मैंने बताया जितना कम पानी पिएगा उतना बेस्ट आपकी ब्रिक होगी। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कितना वाटर एब्जॉर्प्शन था आपका, 20%। सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ था, कितना, व्हाट वाज द वाटर एब्जॉर्प्शन रेट, या तो 21 से लेके 22% तक वाटर एब्जॉर्प्शन था। थर्ड क्लास ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, थर्ड क्लास ब्रिक के लिए आप बोल सकते हो कि 25%। अगर इससे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रही है तो ब्रिक को फेंक दो बाहर। लेकिन जो हैवी ड्यूटी ब्रिक होती हैं, जैसे कि फायर क्ले ब्रिक, ऐसी ब्रिक्स को हैवी ड्यूटी ब्रिक्स ही बोलती हैं, वो 5% से लेकर 10% या 5% तक ही आपका वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। जितना कम पानी पिएगा उतनी अच्छी ब्रिक होगी, सीधी बात है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे देखो, हाई फायर के लिए हाई रेजिस्टेंस टू फायर कितना दे सकती है। एक ब्रिक है जो कि 1678 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं जल रही है, तो इसको हाई रेजिस्टिव ब्रिक बोलेंगे। इसको आप 1700 भी मान सकते हो, ठीक है। इसको आप 1500 मान सकते हो, ठीक है। इसको 1500 मान सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको 900 भी मान सकते हो। तो 900 से लेकर 1700 तक आपको वैल्यू मिल जाती हैं। 900, 1500, 1700। 1700 डिग्री अगर आपका बर्न नहीं हो रही है ब्रिक तो हाई रेटेड ब्रिक, 1500 तक नहीं हो रही तो मीडियम रेटेड, लो रेटेड का मतलब है 900 तक नहीं हो रही तो लो रेटेड ब्रिक। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर, जो ब्रिक होती है उसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ ब्रिक होनी चाहिए 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ और हाइट। और एक मीटर का अगर आपने क्यूब बनाया ब्रिक से तो जिसका वेट होना चाहिए वो 1800 kg होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, एक ब्रिक की जो वेट होता है वो आपको पता है 3.5 kg तक होता है, 3.5 kg तक होता है, 3 kg से 3.5 kg तक होता है। कन्वेंशनल साइज होता है जो कि आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉग क्या होता है, ईंट के बीच में कुछ ऐसा एक ऐसा हिस्सा देखा होगा आप लोगों ने, लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा दिखता है, तो इसको ही बोलते हैं फ्रॉग। इसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, देखो इसकी जो लेंथ होती है वो 10 होती है, ब्रेथ होती है वो 4 होती है, और डेप्थ कभी कभी 1 होती है, कहीं कहीं पे आपको 2 भी लिखा मिल जाएगा। तो या तो एक जहाँ मिले वो भी ठीक है, और एक और दोनों मिल जाए तो एक वाला आपको ठीक करना है। तो फ्रॉग क्यों बनाया जाता है, एक स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ देने के लिए, चिपक सके 2 ईंटें एक दूसरे से। अब टाइप ऑफ ब्रिक की तरफ बढ़ते हैं कि कितने तरीके की ब्रिक्स आपको मिल सकती है। पहली होती है बुल नोज ब्रिक, मतलब एक तरफ एक किनारा उसका कैसा हो, कर्व शेप में हो, कुछ ऐसा कर्व शेप में अगर एक किनारा है किसी ब्रिक का, वहाँ पे कहाँ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने घर बनाया, घर का ये दरवाज़ा है और ये है इस तरीके से घर का बाहर का एक्सटीरियर वॉल, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये नुकीला नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नर्स को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कॉर्नर्स को क्या बोलते हैं, क्यूयोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूयोन, QUOIN, क्यूयोन बोलते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है QUOIN। तो एक्सटर्नल कॉर्नर्स को, तो ऐसे कॉर्नर शार्प ना हो इसलिए हम यहाँ पे बुल नोज ब्रिक का यूज़ करते हैं, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो क्यूयोन याद रखना है क्या होता है। नेक्स्ट होता है काउ नोज, ये दोनों तरफ से ही कर्व होता है। नेक्स्ट चैनल ब्रिक जो होती है वो पानी को बहने के लिए बनाई जाती है। रोड पे आपने एक मान लो
पेवमेंट ही पूरी ब्रिक की बना रखी है, लेकिन यहाँ से पानी बहना चाहिए, तो आप बीच में चैनल ब्रिक बना दोगे। चैनल ब्रिक के बीच में डिप्रेशन होता है एक। नेक्स्ट होता है आपका कॉपिंग ब्रिक। कॉपिंग ब्रिक एक ऐसी ब्रिक होती है जो कि एक कॉप प्रोवाइड करती है। कॉपिंग मतलब होता है कि कर्व प्रोवाइड करती है। तो इसमें एक हाफ सर्कल ब्रिक भी होती है, सेमी सर्कल ब्रिक बोलते हैं, और एक तरीके से सैडल ब्रिक होती है। सैडल बैक का मतलब उठी हुई, ऊंट जैसी उठी हुई, कुबड़ आप बोल सकते हो, ऐसी एक ब्रिक होती है। तो सैडल याद रखना है, कॉपिंग याद रखना है। कॉपिंग मतलब एक तरफ से डिजाइन वाली ब्रिक। नेक्स्ट होता है होलो ब्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये इसका जो वेट होता है वो 1/3 होता है आपके ट्रेडिशनल ब्रिक के वेट का, और बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देती है और हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देती। क्यों? होलो है भाई बीच में से। तो कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे आपको हीट, साउंड, इससे रेजिस्टिविटी चाहिए तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। आजकल बहुत यूज़ कर रहे हैं इसको हम। उसके बाद में होलो ब्रिक के बारे में और जानकारी मैं बता दे सकता हूँ। पार्टीशन वॉल में ही इसको यूज़ करना है, ऐसी जगह यूज़ नहीं करना है जब बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ चाहिए। अभी मैंने बताया था पेवमेंट बनाने के लिए, मतलब आपको ज़मीन पे बिछाने के लिए ब्रिक चाहिए, तो आप पेविंग ब्रिक यूज़ करोगे। इसको बनाते टाइम पे आयरन की मात्रा बढ़ा दोगे। वैसे आयरन की मात्रा 5 से 6 होती है, यहाँ पे 6 से 10% तक बढ़ा दोगे। आयरन की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है? आयरन की मात्रा बढ़ाने से स्ट्रेंथ, मतलब एक तरीके से पार्टिकल्स बिखर के दूर नहीं जा पाते हैं। तो यही करना है आपको पेविंग ब्रिक के अंदर। पेविंग ब्रिक के बारे में मैंने बता दिया कि स्लिपरी नहीं होती हैं, डिज़ाइन भी होता है कई जगह। अब आती है परफोरेटेड ब्रिक। ये ऐसी ब्रिक होती है जिनको, जहाँ पे कई बार हम इसका ये जो हिस्सा होता है वो परफोरेटेड होता है। जरूर नहीं है सर्कुलर शेप में हो, कई कई जगह आपको स्क्वायर में भी मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको ट्रायंगल शेप में भी मिलेगा। लेट मी जूम फॉर यू। कुछ जगह आपको ट्रायंगल में भी मिल सकता है ये हिस्सा, सिलेंड्रिकल भी मिल सकता है, वट एवर यू वांट यहाँ पे मिल सकता है। ब्रिक सिलेंड्रिकल होल होता है, इसमें आप स्ट्रेंथ दे सकते हो। कैसे स्ट्रेंथ दे सकते हो? आपको एक रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथ मिल सकती है। अगर आपको यहाँ पे सरिये डालना है तो आप सरिये डाल सकते हो इस ब्रिक के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में फ्लाई ऐश ब्रिक। फ्लाई ऐश क्या होता है? जैसे बहुत बड़ा कोई एक थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे जो चीज़ें जल जाती है, कोयला जल गया, उसकी जो राख बचती है उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। इस फ्लाई ऐश और सीमेंट और पानी को मिला के हम एक क्या बनाते हैं? ब्रिक। ये लाइट वेट ब्रिक होती है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन सबसे कम होती है। मतलब बोल दो कि पुरानी वाली जो ईंट थी उससे अच्छी ईंट होती है ये। आजकल हम यही यूज़ कर रहे हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक। हाई फायर इंसुलेशन होता है, हाई स्ट्रेंथ होती है, यूनिफॉर्म शेप होती है, जॉइंट्स अच्छा होता है इनका, प्लास्टर भी अच्छा हो पाता है इन पे। लोअर वाटर पेनिट्रेशन होता है, मतलब पानी सड़ता नहीं है इनके अंदर से। डज नॉट रिक्वायर द सॉकिंग बिफोर द मशीनरी कंस्ट्रक्शन, मतलब इनको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा आप लगा सकते हो। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये आपके फ्लाई ऐश तक हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे, अभी तक हमने क्या क्या देखा, फटाफट देखो। ब्रिक के अंदर एल्यूमिना होता है, सिलिका सबसे ज़्यादा होता है 50 से 60% तक, एल्यूमिना 20 से 30% तक, आयरन ऑक्साइड 5 से 6% तक, लाइम 4 से 5% तक, और मैग्नीशिया 1% से कम होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें नहीं भूलनी है। एल्यूमिना और सिलिका सबका हमने देखा। अब हम ब्रिक तो बना ली, ब्रिक टेस्ट भी कर ली, ब्रिक टाइप ऑफ ब्रिक भी पढ़ ली। अब ब्रिक्स को हम दीवार बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब दीवार बनाते हैं तो हमें कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं, पैटर्न्स को ही हम मसनरी बोलते हैं, ब्रिक मसनरी। तो बहुत तरीके की ब्रिक बनाने के तरीके होते हैं। सबसे पहले ब्रिक को समझते हैं। एक ब्रिक को तीन पार्ट में बांटा गया है, एक 3 हिस्से होते हैं, 3 तरीके होते हैं। ऊपर वाले को बीईडी बेड बोलते हैं, सामने वाले को, छोटे वाले हिस्से को, इसको हेडर बोलते हैं, और इधर वाले को स्ट्रेचर बोलते हैं। याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ऊपर वाले को बेड, सामने वाले को हेड, इधर वाले को स्ट्रेचर। स्ट्रेचर को तो बिल्कुल नहीं भूलना। ऊपर देखो बेड्स होते हैं ना, इस तरीके से याद रखो, बेड और स्ट्रेचर वगैरह वगैरह। अगर मैंने एक ब्रिक ली और एक ब्रिक को, ये ब्रिक ली मैंने, एक ब्रिक को ऐसे काट दिया, तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा इसको हम क्लोजर बोलेंगे। दिस पार्ट इज नोन एज द क्लोजर, दिस पार्ट इज नोन एज द क्लोजर। मतलब लेंथ के अलोंग अगर मैं ब्रिक को काट देता हूं तो बचे हुए पार्ट को मैं क्या बोल देता हूं? क्लोजर बोल देता हूं जी। क्या बोल देता हूं? क्लोजर बोल देता हूं। दैट्स इट। अगर मैंने विड्थ के अलोंग काट दी, ये ब्रिक थी, एक ब्रिक थी, इस ब्रिक को ऐसे ना काट के मैंने ऐसे काट दिया, तो जो ये बचा हुआ हिस्सा होगा इसको मैं बैट बोलूँगा। क्या बोलूँगा? बैट बोलूँगा। तो कुछ ऐसा काटने के बाद में ऐसा आपको मिलेगा, तो दिस इज कॉल्ड द बैट। नेक्स्ट होता है आपका क्यून। और आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका कोई एक घर है, इस घर के कॉर्नर पे जो कंस्ट्रक्शन होता है आउटर, इसको ही हम क्या बोलते हैं? QUOIN, क्यून। ठीक है, इस पे हम बुल नोज यूज करते हैं कि काउ नोज, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है,
टाइप ऑफ क्लोजर कितने तरीके के होते हैं? क्लोजर मैंने बताया अभी आपको क्लोजर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर मतलब ये एक ब्रिक है, इस ब्रिक को जस्ट मैं आधा कर दूं, क्या कर दूं? जस्ट मैं हाफ कर दूं, क्या कर दूं? जस्ट आधा कर दूं अगर मैं, तो इसको ही बोलेंगे क्या? क्वीन क्लोजर। क्या बोलेंगे? क्वीन क्लोजर बोलेंगे। ये पूरी ब्रिक थी, ये कंप्लीट एक ब्रिक थी, इसको मैंने आधा कर दिया, दिस ब्रिक इज नोन एज द क्वीन क्लोजर। यहाँ पे लगा देते हैं हम जब मसनरी करते हैं। अगर मैंने जो क्वीन क्लोजर काटा था उसको मैंने काट दिया इस तरीके से आधा, तो ये आ जाएगा क्वार्टर क्वीन, है ना। हाफ क्वीन क्लोजर तो सबको पता है, हाफ क्वीन मतलब जो क्वीन क्लोजर होता है वो अपने आप में ही हाफ क्वीन होता है। इसको भी अगर मैंने यहाँ से काट दिया तो ये जो बचेगा हिस्सा, इसको हम बोलेंगे क्वार्टर क्वीन क्लोजर, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्वार्टर क्वीन क्लोजर, बता दिया मैंने आपको। उसके बाद होता है किंग क्लोजर। किंग क्लोजर कुछ नहीं होता, कुछ ऐसा दिखता है, कॉर्नर काट दो, मतलब एक ब्रिक है, एक ब्रिक के अगर मैं कॉर्नर को काट दूं, इस पार्ट को अगर मैं काट दूं इस तरीके से, इस पार्ट को मैं काट के हटा दूं, तो दिस पार्ट इज द रिमेनिंग पार्ट विल बी नोन एज व्हाट? द किंग क्लोजर। आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंग क्लोजर। नेक्स्ट होता है बेविल्ड क्लोजर। बेविल्ड शब्द का मतलब समझना है आपको। बेविल्ड शब्द का मतलब होता है कि तिरछा काट देना, किसी चीज को तिरछा काट देना। अभी किंग क्लोजर क्या था? किंग क्लोजर में हमने एक ब्रिक थी, इस ब्रिक को हमने कुछ ऐसा काटा, लेंथ के और विड्थ के मिड पॉइंट से काटा। बेवल्ड शब्द का मतलब होता है कि बस बढ़ा देना चीज़ों को, यहाँ से ना काट के पूरा यहाँ से काट देना, इसको बेवल्ड बोलते हैं, बेवलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ किंग क्लोजर। अब मैं आपको अंतर समझा देता हूँ। एक होता है माइट्रेट क्लोजर। माइट्रेट क्लोजर में अब बैट को काटते हो, बैट को बेवल्ड कर देते हो, क्या? बैट को। अब पूरा तीनों को समझो ध्यान से। किंग क्लोजर में एक कोना काट के निकाल लिया, लेंथ का मिड पॉइंट और विड्थ का मिड पॉइंट। बेवल्ड में क्या किया आपने? लेंथ के मिड पॉइंट को बिल्कुल लास्ट में ले गए आप, दिस इज कॉल्ड द बेवल्ड क्लोजर। लेकिन अगर आपने विड्थ के मिड पॉइंट से पीछे चले गए और वहां से काट दिया तो उसको हम माइट्रेट क्लोजर बोलते हैं। समझ पा रहे हो? किंग क्लोजर से ही निकले हैं ये दोनों, किंग क्लोजर का ही मॉडिफाई रूप है। किंग क्लोजर मतलब कोना काटना बीच से। अगर मैं लेंथ के अलोंग आगे चला जाऊं तो उसको क्या बोल देंगे? बेवल्ड क्लोजर। अगर मैं विड्थ के अलोंग, देखो यहाँ से की जगह मैं यहाँ से काट दूं तो इसको माइट्रेट क्लोजर बोलेंगे। लेट मी जूम फॉर यू, ध्यान से देखो। किंग क्लोजर मतलब दोनों का मिड पॉइंट। अगर मैं लेंथ को यहाँ की जगह यहाँ पे ले जाऊं तो उसको बोलेंगे बेवल्ड। अगर मैं विड्थ को यहाँ की जगह यहाँ ले जाऊं किंग क्लोजर में तो उसको बोलेंगे माइट्रेट क्लोजर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप ऑफ बैट ब्रिक्स। पहला हाफ बैट, मतलब एक ब्रिक को बिल्कुल बीच से काट देना, इसको हाफ बैट बोलते हैं। द क्वार्टर बैट मतलब हाफ, एक तो होता है देखो ये हो गया हाफ, ठीक है। 3/4 का मतलब होता है कि एक ब्रिक को बराबर 3 हिस्सों में बांटो और उसमें से एक हिस्सा बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो, जो बचा हुआ हिस्सा होगा द रिमेनिंग पार्ट विल बी नोन एज द 3/4 बैट ब्रिक। आई होप यू गॉट द पॉइंट। 3/4 बैट ब्रिक का मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट होता है बेवल्ड बैट। बैट का मतलब मैंने आपको समझाया था क्या होता है। देखो बैट का मतलब होता है इसको मैंने काटा, इसको मैंने काटा, काटने के बाद में मेरे पास में ये हिस्सा आ गया इस तरीके से। बेवल्ड का मतलब होता है कि इसको भी मैंने बीच से काट दिया अलोंग द लेंथ, तो दिस रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज द बेवल्ड। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बेवल्ड का मतलब होता है कॉर्नर से काट देना। अब हम इंग्लिश बॉन्डिंग करेंगे, फ्लेमिश बॉन्डिंग करेंगे, अब हम ईंटों को एक दूसरे के ऊपर जमाएंगे। तो सबसे पहले हम जो सीखते हैं वो सीखते हैं इंग्लिश बॉन्डिंग के बारे में। क्या होता है इसके अंदर, कैसे काम करती है, देखो ये मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले जो लेयर बिछाते हैं वो आप स्ट्रेचर की बिछाते हो। सबसे पहले मान लो किसी ने, इंसान ने ब्रिक बनाने के बाद में कुछ ऐसा जमाया होगा, ईंटे के ऊपर ईंटे, स्ट्रेचर के ऊपर स्ट्रेचर, स्ट्रेचर के ऊपर स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर है, फिर दोबारा से दूसरी लेयर भी स्ट्रेचर की बना दी होगी, फिर स्ट्रेचर की बना दी होगी, स्ट्रेचर की बना दी होगी, फिर स्ट्रेचर की बना दी होगी, स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर। लेकिन क्या हुआ होगा, अगर ऐसे आप करते जाओगे स्ट्रेचर के ऊपर स्ट्रेचर रखते जाओगे तो जो लाइन है, जो एंड है, वो क्या हो रहे हैं? इंक्लाइन हो रहे हैं। अगर एक लात मारोगे तो ये निकल के बाहर चला जाएगा, ये निकल के बाहर चला जाएगा।
तो एक मजबूती नहीं मिल रही, एक बॉन्ड नहीं मिल रहा था। तो इसको ही मजबूती देने के लिए सबसे पहले जो बॉन्डिंग आई वो आई इंग्लिश बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है कि नीचे नीचे हम सबसे पहले स्ट्रेचर रखते हैं, स्ट्रेचर का एक लेयर बिछा देते हैं पूरा, स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर। और दूसरी जो लेयर होती है उसके अंदर हम स्ट्रेचर नहीं रखते हैं, उसके अंदर हम हेडर रखते हैं, हेडर 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 हेडर, इस तरीके से। अब आप बोलोगे एक लेयर स्ट्रेचर की लगाएंगे, एक लेयर आप हेडर की लगाओगे। अच्छा, अगर ऐसा ही करना है, अगर ऐसा ही करना है तो भी तो यहाँ पे इंक्लाइन हो रहा है। तो हम यही बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वीन क्लोजर लगा देते हैं बीच में, एक क्वीन क्लोजर 1/4 लगा देते हैं, एक क्वीन क्लोजर लगा देते हैं बीच में। फिर हम स्ट्रेचर और हेडर, स्ट्रेचर और हेडर की लेयर अल्टरनेट पे लगा देते हैं एक दूसरे के ऊपर। सबसे ज़्यादा मजबूत जो बॉन्डिंग होती है वो इंग्लिश बॉन्डिंग होती है। सबसे सुंदर जो मजबूतिंग होती है वो आपकी फ्लेमिश बॉन्डिंग की होती है। फ्लेमिश बॉन्डिंग कुछ ऐसी दिखती है। क्या होता है इसमें, एक अल्टरनेट पे आप हेडर और स्ट्रेचर लगाते हो, मतलब कि ये स्ट्रेचर है फिर हेडर है, फिर स्ट्रेचर है फिर हेडर है, फिर स्ट्रेचर है फिर हेडर है। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी को तोड़ने के लिए यहाँ पे भी क्वीन क्लोजर लगा दिया जाता है। क्वीन क्लोजर यहाँ पे भी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। सीधी बात यह है कि हम ये कोशिश करते हैं कि जो लाइन है वर्टिकल वो एक अलाइनमेंट में नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको दूर दूर रख के करते हैं, मतलब कि चीज़ें दूर दूर होनी चाहिए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है वो दिखने में सबसे अच्छा होता है, लेकिन स्ट्रेंथ तो इंग्लिश बॉन्ड की ही सबसे ज़्यादा होती है। अब स्ट्रेचर बॉन्डिंग क्या होती है, सिर्फ स्ट्रेचर की मदद से लगाई जाने वाली बॉन्डिंग को हम स्ट्रेचर बॉन्डिंग रखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रेचर होता है उसको, ये स्ट्रेचर रखा, लेट मी चेंज द कलर फॉर यू। यहाँ पे स्ट्रेचर, यहाँ पे स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर। लेकिन अगर मैं दोबारा स्ट्रेचर रखता तो उससे क्या होता, प्रॉब्लम आ जाती। तो मैंने एक स्टार्टिंग में हर जगह हाफ बैट लगा दिया, जिससे कोऑर्डिनेशन चेंज हो गया। तो हेडर की भी बॉन्डिंग होती है कि हर जगह आपको क्या लगाना है, हेडर 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 हेडर। लेकिन इसके भी कोऑर्डिनेशन को तोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्ट्रेचर लगाऊंगा स्टार्टिंग में। यहाँ पे स्ट्रेचर लगा दिया तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंटिन्यूटी टूट जाएगी। तो स्ट्रेचर यहाँ पे लगा देना है। तो सबसे मजबूत कौन होता है, सबसे इंग्लिश बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, सबसे पुराना बॉन्ड भी वही माना जाता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेचर और हेडर के बारे में। ब्रिक्स के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिफेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो यही है, चफ्स। चफ्स क्या होते हैं, मान लो आपने गरम गरम ईंटें निकाली, गरम गरम ईंट निकाल के आपने रखी है खुले में, और अचानक से हो गई बरसात, तो ईंटें क्या हो जाती है, मुड़ जाती हैं, ऐसे अजीब सी हो जाती हैं। तो इसको ही हम बोलते हैं चफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है चफ। बाकी तो सब मैंने ऐसे ही दिया हुआ है। ब्लैक और क्या होता है, दिस इज डिफेक्ट ड्यू टू द इम्प्रॉपर बर्निंग, है ना। तो याद रखना है कि काले कलर के धब्बे हो जाना अच्छे से नहीं तपाने पे। ब्लोटिंग मतलब फूल जाना, ईंटों का फूल जाना। उसके बाद में ओवर बर्निंग क्या होता है, ज़्यादा जला देना, डिज़ाइन ख़राब हो जाती है। अंडर बर्निंग मतलब बहुत कम जला तपाना। ब्लोटिंग मतलब फूल जाना। ब्लैक कोर मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। एफ्लोरोसेंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब आप मुझे बताओगे कि एफ्लोरोसेंस की रेंज कितनी कितनी होती है। तो मैंने बताया था कि 10% सरफेस पे अगर एफ्लोरोसेंस है तो नॉर्मल होता है, बिल्कुल भी ना हो तो वेरी गुड। 10 से 50% एरिया पे है तो मॉडरेट होता है। अगर 50% से ज़्यादा है तो आप यूज़ नहीं करते हो, एरिया की बात हो रही है। और ब्रिक स्पेलिंग क्या होता है, ब्रिक स्पेलिंग का मतलब होता है इरेगुलर पोर्शन, ब्रेक अवे ऑफ फॉल ऑफ, हीटिंग ऑफ द वाटर इनसाइड द ब्रिक इज कॉज द स्पेलिंग। मतलब कि अंदर पानी प्रेजेंट है, धीरे धीरे गर्म होता है तो स्पेलिंग आपको देता है। चफ्स मैंने बता ही चुका। स्पॉट क्या होते हैं, आपने देखा होगा एक बिल्डिंग बनती है गांव में, पुरानी होने के बाद में उसमें काले काले ऐसे धब्बे आ जाते हैं, इसको ही हम स्पॉट्स बोलते हैं। क्यों होते हैं स्पॉट्स, इट्स अ डार्क स्पॉट ऑन द ब्रिक सरफेस, द प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फाइड। क्ले के अंदर अगर आयरन ज़्यादा है तो आ जाता है ये। लेमिनेशन ब्रिक क्या होती है, मतलब ब्रिक का फूल के ऊपर की पपड़ी को हटा देना। स्लम्प ब्रिक शेप आपने देखा होगा, अगर आपने ड्राई नहीं किया, मतलब ब्रिक को सुखाया नहीं आपने वेदर में, और सीधा ले जाके क्ले को किस में डाल दिया आपने, बर्निंग के लिए, तो जो इरेगुलरिटी शेप आ जाता है, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा टेढ़ा मेढ़ा। अब स्पेशल टाइप की कुछ ब्रिक्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले टाइप की होती है स्क्विंट ब्रिक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको बताने के लिए कि ऐसी मुड़ाई पे अगर आपको ब्रिक लगानी है तो यहाँ से कट करके यहाँ से कट करके लगाते हैं, जो कम्प्लीटली स्क्विंट होती है। स्क्विंट मतलब
ना तो कंप्लीट ट्रायंगल, इट्स लाइक पेंटागन टाइप होती है। कैंट ब्रिक होती है, कैंट ब्रिक का मतलब होता है कि एक पूरी ब्रिक है, इसको यहाँ से और यहाँ से कट कर दो, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको हम कैंट ब्रिक बोलते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? जो मैक्सिमम जो आप कहीं पे भी डिज़ाइन बनाने के लिए, एस्थेटिक लुक के लिए आप यूज़ करते हो इसको, तो कैंट ब्रिक का मतलब भी समझ आएगा। यह आपका कंप्लीट ब्रिक था, ठीक है, कंप्लीट ब्रिक था। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीबॉडी।